हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमारी पिछली क्लासेस में हमने प्रपोजल देखा, एक्सेप्टेंस देखा, उनके रूल्स देखे और साथ में हमने देखा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट द प्रपोजर ऑफ प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की, बोथ एज अगेंस्ट द प्रपोजर एज वेल एज द एक्सेप्टर। आज हम देखेंगे रेवोकेशन। तो देखो, रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? तो रेवोकेशन का मतलब होता है टू टेक बैक और टू कैंसिल और टू अनल। कोई चीज़ आपने बोली है उसको टेक बैक कर लेना, उसको कैंसिल कर देना और उसको अनल कर देना। ठीक है, तीन चीज़ें हो जाती है, कैंसिल, टेक बैक और एनल। तो ये होता है हमारे पास सबसे पहले रेवोकेशन। अब जो रेवोकेशन है ना, अब देखते हैं कि रेवोकेशन हम कब कर सकते हैं, प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की हम रेवोकेशन कब कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, वही वाला एग्जांपल जो हम करते आ रहे हैं। ए ने सेंड करा बी को प्रपोजल 12th को। ठीक है, जो बी है, बी को मिला वो 13th को। अब 15th को बी ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, जो कि ए को मिला 17th को। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या आता है? रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल किसने दिया है? ए ने 12th को, और मिला कब है? 13th को, और बी ने एक्सेप्ट किया है 15th को। तो जो ए है, रेवोकेशन तो वही कर सकता है ना प्रपोजल की, प्रपोजर जो है वही कर सकता है। तो ए था यहां प्रपोजर, तो प्रपोजर ही कर सकता है उसको रिवोक। अब देखो, रिवोक वो कब कब तक कर सकता है? जब तक अंटिल एक्सेप्टेड, जब तक एक्सेप्ट नहीं किया सामने वाले ने, और एक्सेप्ट उसने किया है 15th को। तो A can revoke the offer any time before 15th March, that is before acceptance is posted. And if A tries to revoke after 15th, then जो A है is bound because the acceptance has already put into transmission. क्यों? क्योंकि देखो, अब जब इसने यहां से पोस्ट कर दिया तो इसने तो एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, और जिस दिन ये बी पोस्ट कर देता है, हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस जिस दिन जो हमारा एक्सेप्टर है वो पोस्ट कर देगा, उस दिन जो है हमारा ऑफरी या फिर जो प्रपोजर होता है वो बाउंड हो जाएगा। तो 15th को तो जी ए बाउंड हो चुका है, उससे पहले पहले वो कभी भी अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। अब आते हैं रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल हमने देख लिया, अब एक्सेप्टेंस देखते हैं। तो देखो, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल अभी हम देख के आ रहे हैं। प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। तो वही हमने देखा, 15 से पहले पहले जो ए है, 15 से पहले पहले ए जो है वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है कभी भी। अब है रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखो, जो एक्सेप्टेंस है मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। communication of acceptance is complete as against the acceptor, तो बिफोर 17th मार्च। क्या था हमारे उस डायग्राम में? ए ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी 15 को, लेकिन वो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी 15th को, ए को मिली 17th को। तो 17th से पहले पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस। ठीक है, यही देखा हमने। अब देखो, जो सेक्शन 4 है और वो 5 हमें कंबाइंड ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि देखो सेक्शन 4 ने बोला है पॉइंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से हमें क्या पता लगता है कि उससे पहले वो रिवोक कर सकता है। तो बस वही सेक्शन 5 में बताया है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम बिफोर विच जो है उनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये दोनों सेक्शंस हमें पढ़ने होते हैं साथ में। अब चलते हैं हम प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जब हमें प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होगा तभी तो हमें जुरिस्डिक्शन पता लगेगी। जुरिस्डिक्शन वहीं से तो डिसाइड होगी कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड हुआ है, उसी जगह की तो जुरिस्डिक्शन होगी। तो देखो, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे वेयर कम्युनिकेशन हैपन्स इमीडिएटली, जैसे हम फेस टू फेस खड़े हैं तब तो वहीं पे हो रही है, और अगर फोन कॉल पे भी हो रहे हैं तो जहाँ पे प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड, हमने पीछे भी देखा था, एक्सेप्टेंस इज हर्ड।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस रूल में ऐसा होता है। पोस्टल रूल में क्या है, व्हेन एक्सेप्टेंस इज सेंड बाय पोस्ट, तो प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जहां से एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाएगा। तो एग्जांपल फिर से, ए दिल्ली में है, बी है जयपुर में, ए है प्रपोजर या ऑफरी प्रपोजर, और बी है एक्सेप्टर। बी ने एक्सेप्ट करी, अब पहला पहला सिनेरियो मान लेते हैं, देखो यहां से पहला सिनेरियो मान लेते हैं, कॉल पर एक्सेप्ट करी। तो जब उसने कॉल पर एक्सेप्ट करी तो माना जाएगा जहां पर ए ने सुना, तो ए ने कहां सुना, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी दिल्ली। सेकेंडली आता है हमारे पास पोस्टल रूल। पोस्टल रूल, इसमें क्या होता है, जहां पर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करी, तो उसने करी जयपुर में, तो माना जाएगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जयपुर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। सेक्शन 4 को हम इन्फर करके ये ड्रॉ कर लेते हैं इन्फ्रेंसिस कि ऐसा होगा। बाकी हमारे को केस लॉज में भी बताया गया, तो देखो केस लॉ देखते हैं। तो देखो दो इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। इससे पहला इंग्लिश केस लॉ है एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन 1955। जस्टिस जो इसमें थे वो थे लॉर्ड डेनिंग। तो क्या बोला, प्रपोजल जो था, मतलब प्रपोजल ए, ये हुआ लंदन में, ठीक है जी, प्रपोजल हुआ लंदन में, और जो हमारा ऑफरी था, सॉरी एक्सेप्टर था, उसने एक्सेप्ट किया एम्स्टरडेम में, एम्स्टरडेम में, लेकिन कैसे, ऑन कॉल। अब ऑन कॉल हमें पता है कि कहां पे एक्सेप्टेंस मानी जाती है, कहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है, जहां पर सुनी गई हो। तो सुनी कहां, फोन पे एक्सेप्टेंस उसने लंदन में, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है लंदन में, बिकॉज इट वाज हेल्ड दैट सिंस द कम्युनिकेशन वाज इंस्टेंटेनियस द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लंदन वेयर एक्सेप्टेंस वाज हर्ड। ठीक है। सेकंड केस भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ, ए अगेन प्लेंटिफ, अहमदाबाद, सामने वाली पार्टी खामपुर। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी ऑन कॉल। तो जब इसने एक्सेप्ट किया बी ने, तो एक्सेप्ट जो इसने किया वो सुना कहां पर, अहमदाबाद में, तो प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अहमदाबाद, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ अहमदाबाद में। तो ये थे इससे रिलेटेड केस लॉ। अब देखो हमने अभी तक बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, देखो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अभी तक हमने देखे, ऑफर कौन कौन से देखे। देखो सबसे पहले हमने देखा जर्नल ऑफर, जर्नल ऑफर देख लिया हमने, जो वर्ल्ड एट लार्ज पे होता है। फिर हमने देखा स्पेसिफिक ऑफर, किसी स्पेसिफिक पर्सन को होता है जो स्पेसिफिक ऑफर, ये दोनों हमने देखे सेक्शन नंबर 8 में। फिर हमने देखा एक्सप्रेस भी हो सकता है ऑफर, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये हमने देखा सेक्शन नंबर 9 में। अब हम दो अलग तरीके से और चीजें देखेंगे, दैट इज काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बस डिफरेंस भी पता होना चाहिए, काउंटर कब हो रहा है और क्रॉस कब हो रहा है। तो देखो सबसे पहले काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर कब होता है, अ काउंटर ऑफर अकर व्हेन ऑफरी accept the proposal but with some changes, variation, modification. Such acceptance is not absolute and hence not acceptable at law, acceptable at all. क्यों, क्योंकि हमने कहां पढ़ा है, सेक्शन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा है, लीगल प्रोविजन अगर देखें सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या पढ़ा था हमने, कि जो एक्सेप्टेंस है दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, मिरर रूल पढ़ा था, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहां पर लेकिन एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, उसने कोई चेंज कर दिया, वेरिएशन कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दी। अब एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका, जैसे काउंटर ऑफर जो होता है वो टर्मिनेट कर देता है ओरिजिनल ऑफर को, और जो बर्डन होता है एक्सेप्टेंस का वो शिफ्ट हो जाता है ओरिजिनल प्रपोजल पे, प्रपोजल पर। कैसे, ए ने ऑफर किया बी को कि मैं 10,000 रुपीज में अपनी कार बेचना चाहता हूं तुम्हें। बी ने कहा मैं तो 8,000 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, बी ने ए को कहा मैं तो 8,000 रुपए में खरीदूंगा। तो यहां पर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, यहां पर बी ने काउंटर ऑफर दे दिया है, और जैसे ही काउंटर ऑफर का ओरिजिन हुआ, ओरिजिनल ऑफर डाइज, अब बी बन गया ऑफरी, अब ए होगा एक्सेप्टर अगर वो एक्सेप्ट करेगा। तो दिस इज काउंटर ऑफर नॉट एक्सेप्टेंस, वंस काउंटर ऑफर इज मेड द ओरिजिनल ऑफर एंड्स। ठीक है, समझ आ गए।
अब इसका एक लैंडमार्क केस है जो आपको याद रखना है काउंटर ऑफर के साथ हमेशा। काउंटर ऑफर जैसे ही आपके दिमाग में, आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए हाइड वर्सेस रेंज। ठीक है, तो काउंटर ऑफर के साथ क्या कौन सा केस आना चाहिए? हाइड वर्सेस रेंज फार्म हाउस केस। इसमें रेंच ने ऑफर किया हाइड को कि मैं $1000 या यूरोज जो है कभी केस होगा उतने में, 1000 रुपीज ही मान लेते हैं, 1000 रुपीज में आपको अपना फार्म हाउस बेचना चाहता हूं। एच ने कहा मैं तो 950 में खरीदूंगा। एच ने कहा डब्ल्यू को। ठीक है, लेटर जो है एच वो कहता है मेरे को ओरिजिनल ऑफर ही चाहिए। ठीक है, मैं ओरिजिनल ऑफर ही मान लेता हूं तेरा। तो वो चला गया। उसके बाद डब्ल्यू ने मना कर दिया कि नहीं अब तो मैं 1000 में भी नहीं बेच रहा, तो वो कोर्ट चला गया। तो जब वो कोर्ट गया तो कोर्ट ने क्या कहा कि जब आपने काउंटर ऑफर दे दिया, दैट काउंटर ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेंस, ये काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो जो आपने काउंटर ऑफर दिया दैट वाज नॉट एक्सेप्टेंस, ये नया ऑफर आ गया था। और जैसे ही काउंटर ऑफर आता है वैसे ही ओरिजिनल ऑफर जो था वो डाई कर जाता है। इसीलिए यहां पर ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर गया और यहां पर कहा गया एक्सेप्टेंस जो है वो मिरर रूल के हिसाब से एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जो आपने नहीं की तो अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। अब देखो काउंटर ऑफर समझ आ गया, जब एक ने कुछ बोला दूसरे ने बोला मैं तो इतने का लूंगा। अब आता है क्रॉस ऑफर। अब देखो फर्क समझना है इसमें। क्रॉस ऑफर, तो क्रॉस ऑफर में क्या हुआ? व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स एट सेम टाइम इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, सच ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। अब इसमें क्या हुआ? क्रॉस ऑफर में ए ने बी को बोला, मान लो ए ने 15 तारीख को एक लेटर डाल दिया बी को कि मैं अपना फार्म हाउस 1000 रुपए में बेच रहा हूं। बी ने भी 15 तारीख को एक ऑफर डाल दिया कि यार मैं तेरा फार्म हाउस 15 को ऑफर डाल दिया कि 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर ए को बी के ऑफर के बारे में नहीं पता है, बी को ए के ऑफर के बारे में नहीं पता है, दोनों ने सेम टाइम पे एक दूसरे को ऑफर भेज दिया है। तो इसमें से एक्सेप्ट कौन करेगा? दोनों ही पार्टी ऑफर है, दोनों ही प्रपोजर है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको भी। क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ईदर ऑफर। एक्सेप्टेंस क्योंकि कहीं से भी नहीं हुई। देखो ए इन लंडन सेंड्स अ लेटर टू बी इन बॉस्टन ऑफरिंग टू सेल कॉटन। ठीक है, एट द सेम टाइम बी सेंड्स लेटर टू ए ऑफरिंग टू बाय कॉटन। ए ने बी को लेटर लिखा से एक टाइम पे और कहा कि मेरे को कॉटन बेचनी है, और बी ने ए को लेटर लिख दिया कि मेरे को कॉटन बाय करनी है। तो एक ने सेल का कर दिया, एक ने बाय का, और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। तो बोथ लेटर क्रॉस ईच अदर इन ट्रांजिट, दीज आर क्रॉस ऑफर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यहां भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। जैसे हमने ऊपर हाइड वर्सेस रेंच देखा था काउंटर ऑफर के साथ, क्रॉस ऑफर के साथ भी आपको एक केस लॉ हमेशा याद रहना चाहिए, दैट इज टिन वर्सेस हॉफमैन। टिन वर्सेस हॉफमैन में क्या हुआ? देखो बोथ पार्टी सेंड आइडेंटिकल ऑफर्स फॉर सेल ऑफ आयरन एट द सेम टाइम, दोनों ने भेज दिया। तो यहां पर भी हेल्ड हुआ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अनदर ऑफर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जाके बनता है ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस जो भी। ठीक है, लेकिन ऑफर प्लस ऑफर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ना, ऑफर और ऑफर तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी। हमने देखा सबसे पहले रेवोकेशन। रेवोकेशन सेक्शन नंबर 5 देखा, इसके साथ सेक्शन नंबर 5। और रेवोकेशन में हमने देखा कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती तब तक हम रेवोक कर सकते हैं। जैसे ए ने प्रपोजल दिया बी को, तो जब तक बी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, उससे पहले कभी भी ए रिवोक कर सकता है। लेकिन जिस दिन बी ने कर दिया उसको एक्सेप्ट, उसके बाद ए उसको रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन जो बी है वो कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक ए की नॉलेज में नहीं आया। जिस दिन ए को एक्सेप्टेंस मिल गई, ए को एक्सेप्टेंस मिल गई, उस दिन के बाद बी भी रिवोक नहीं कर सकता। हमने देखा सबसे पहले रेवोकेशन। उसके बाद हमने देखा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या हुआ? एक ऑफर था, उसमें सामने वाले ने कोई मॉडिफिकेशन ला दी, तो ऑफर में मॉडिफिकेशन आई, उसकी वजह से क्रॉस हो गया मिरर रूल। मिरर रूल नहीं बन पाया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाया कि सेक्शन 7 इन्होंने फॉलो नहीं किया। और काउंटर ऑफर में क्या याद रखना है? काउंटर ऑफर में हमें याद रखना है हाइड वर्सेस रेंज 1840, ये फार्म हाउस केस। उसके बाद आया लास्ट क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या हुआ? जब दोनों पार्टी ने आइडेंटिकल ऑफर दे दिए,
विदाउट नोइंग एक दूसरे का ऑफर। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कहीं नहीं हुई, दोनों तरफ से ऑफर आया, यहाँ से भी ऑफर आया, देयर वॉज नो एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, दो ऑफर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, इसीलिए ये हो गया क्रॉस ऑफर। केस कौन सा याद रखना है? टिन वर्सेस हॉफमैन का केस। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंसिडरेशन। तब तक के लिए बाय बाय।